Hello, hello everyone. I am Govinda from Matamonde Hosa Public School. Let's start social science for class 10 and the book from Punjab School Education Board. History chapter 12 Rural Life and the Society. During British rule, many changes in economic field occur in India. जो रूरल लाइफ है, जैसे कि ब्रिटिश काल के दौरान जो चेंजेस आई हैं हमारे यहाँ पर इंडिया में, उसके बारे में, वो समय की जो सोसाइटी थी उसके बारे में इस चैप्टर में जिक्र किया गया है. द policies which Britishers adopted ruined the Indian industry because they started those new industries which served their selfish purpose. अंग्रेज थे साम्राज्य के समय बारे में बहुत सारा आर्थिक परिवर्तन तो हुआ, लेकिन क्या था, जो अंग्रेज थे उन्होंने अपनाई जो आर्थिक नीतियों के कारण क्या हुआ, जो भारत का योग था वो भारत की जो इंडस्ट्री जो पहले चल रही थी स्मॉल स्केल की, वो तो नष्ट होगी. बट भारत में कुछ नई इंडस्ट्री करने की उन्होंने स्थापना तो की, पर उनका उद्देश्य क्या था कि अंग्रेज की उसका था कि वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले. और जो अंग्रेज थे उन्होंने भारत में लगान इकट्ठा करने के लिए स्थायी बंदोबस्त, रेत वाइड सिस्टम, मेल वाइड सिस्टम आदि की भी उन्होंने स्थापना की. लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिशर्स. अंग्रेजों की जो थी कृषि संबंधी जो नीतियाँ थी वो क्या थी. द मेन पर्पज़ of the land revenue policies, the British would extract as much money as possible. To achieve this purpose, British adopt various land revenue policies. In 1765 AD, British East India Company got the Diwani of Bengal, Bihar, Orissa, but the work of the land revenue collection was given to collectors. भारत में जो अंग्रेज की जो कृषि संबंधी नीतियाँ का जो मुख्य उद्देश्य था वो था भारत से अधिक धन है वो इकट्ठा करना. अंग्रेज लोग थे, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने भारत में उनकी लगान जो थी उनकी व्यवस्था कर दी. और 1765 में अंग्रेजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के स्टेट्स में दीवानी प्राप्त कर ली थी. क्या था, वहाँ पर उनका राज्य हो गया था. बट उनको भूमि लगान इकट्ठा करने के लिए उनको आम अमलों को उनको मतलब कि जो उसके कर्मचारी थे उनको सौंप दिया गया. फर्स्ट है बाइंडिंग सिस्टम और द इजारेदारी. मीन्स क्या है, ठेके के पर भूमि का देने की जो व्यवस्था थी. इन 1765 AD लॉर्ड वॉन हेस्टिंग्स मेड द अरेंजमेंट टू कलेक्ट द रेड रेवेन्यू फॉर 5 years. इस लॉर्ड वॉन हेस्टिंग था, उसने लगान एकत्र करने के लिए उसने 5 वर्ष जो थे 5 years से उसको ठेके के ऊपर व्यवस्था की, जिसके अनुसार सबसे अधिक बोली देने वालों के लिए 5 वर्षों के लिए लगान इकट्ठा करने का अधिकार मिल जाता था. अंडर दिस सिस्टम राइट टू कलेक्शन द गिवन फॉर द हाईएस्ट बाइंडर. जो अधिक ज़्यादा बोली लगाता था उसको ये कलेक्शन करने के लिए ठेका मिल जाता था. और 1777 AD ही मेड इट फॉर 1 year इंस्टेड ऑफ 5 years. और पहले तो 65 में 5 years था और 77 में ये 1 year 5 वर्ष की बजाय 1 year का कर दिया. द बाइंडर यूज्ड टू एक्सप्लॉइट द फार्मर मैक्सिमम. जो थे ठेकेदार थे वो बहुत ज़्यादा जो फार्मर्स थे उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे. सो कीपिंग दिस इन हिज माइंड एंड द 1793 AD लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस द परमानेंट सिस्टम इन बंगाल एंड द बिहार प्रोविंस. और इसको देखते हुए जो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस था उसने परमानेंट सेटलमेंट है जो बंगाल और बिहार में स्थायी मतलब कि बंदोबस्त की उनकी सिस्टम था उनको शुरू किया. सेकेंड है परमानेंट सेटलमेंट. इन 1793 AD लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल. 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक परमानेंट सिस्टम था जो सेटलमेंट था बंगाल में की. लेटर ऑन बाद में इट वॉज एक्सटेंड टू बिहार, फिर बिहार में उड़ीसा, बनारस, नॉर्थ इंडिया में भी किया. अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अनुसार जो लैंडलॉर्ड वॉज मेड द लैंड ऑनर टू ऑफ द लैंड. जो जमींदार को सदा के लिए भूमि का मालिक उनको बना दिया गया. एंड
The land revenue was fixed which the ज़मींदार डिपॉजिट इन द ट्रेजरी, और उनके द्वारा सरकार को दिए जाने वाला जो लगान था निश्चित कर दिया गया, जो सरकारी कोष में वो जमा करवाते थे. इफ़ बिकॉज ऑफ एनी रीज़न द ज़मींदार्स वर फेल टू डिपॉजिट द फिक्स रेवेन्यू, गवर्नमेंट यूज टू सेल सम पार्ट ऑफ देयर लैंड एंड रियलाइज द लैंड रेवेन्यू. अगर वो किसी कारणवश जो ज़मींदार थे वो जो उनको फिक्स उन्होंने लगान था, जो उन्होंने डिपॉजिट करवाना था, अगर वो नहीं करवाते थे, वो जो गवर्नमेंट थी उनको जो लैंड का कुछ पार्ट था वो उसको सेल कर देते थे, एंड उनको ये याद करवाने के लिए कि उन्होंने लगान भरना है. द ज़मींदार हैड द राइट टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू फॉर द पीपल द वे दे वांटेड. अभी ज़मींदार क्या था कि वो तो ये उनको ये मिल गया कि वो किसानों से अपनी मर्ज़ी से लगान था वो इकट्ठा करें. द डीमेरिट्स ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट. अब इसके डीमेरिट क्या थे? द ज़मींदार यूज्ड टू मेक एट्रोसिटीज़ ऑन द फार्मर्स. जो फार्मर के ऊपर ज़मींदार थे उन्होंने उनके ऊपर जुल्म स्टार्ट कर दिया. द इनकम ऑफ द कंपनी गवर्नमेंट वाज फिक्स बट द एक्सपेंडिचर स्टार्टेड इंक्रीजिंग विद द पैसेज ऑफ द टाइम, सो द कंपनी वाज इन अ लॉस. सरकार को इसको आर्थिक नहीं हुई, जिसके कारण भूमि के लगान तो निश्चित थी, परंतु उसका जो ब्याज था वो बढ़ रहा था. द बर्डन ऑफ द टैक्सेस इंक्रीज. जो टैक्सेस का बर्डन था वो बढ़ रहा था ऑन द एग्रीकल्चरिस्ट क्लास ऑफ द अदर ऑक्यूपेशन, और दूसरी ऑक्यूपेशन की बजाय. फोर्थ है द गवर्नमेंट हैड नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द फार्मर्स. जो गवर्नमेंट थी उनका किसानों के साथ कोई सीधा संपर्क नहीं था. फिफ्थ पॉइंट है दिस परमानेंट सेटलमेंट मेड द ज़मींदार लिथार्गिक एंड लग्जरियस. ऐसे में जो स्थायी बंदोबस्त था ज़मींदार को एक आलसी बना दिया और ऐशप्रस्त बना दिया. राइतवारी सिस्टम. राइतवारी सिस्टम टू रिमूव द डीमेरिट्स ऑफ द परमानेंट सिस्टम. In 1820 AD, Lord Monroe, a British officer, introduced राइतवारी सिस्टम इन मद्रास एंड मुंबई. अगर जो स्थायी बंदोबस्त था उसके दोष से जो डीमेरिट्स को उनको स्थापित करने के लिए 1820 में एक अंग्रेज जो थॉमस मुनरो था उसने मद्रास और मुंबई में राइतवारी सिस्टम को लागू किया. इन दिस सिस्टम द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर्स. वो उन्होंने क्या था इस सिस्टम में क्या कर दिया उन्होंने कि जो लगान था, भूमि लगान था, वो सीधा उन्होंने संपर्क किया फार्मर से और उनसे कलेक्ट करना स्टार्ट किया. फार्मर वाज मेड ऑनर ऑफ द लैंड एंड देयर लैंड रेवेन्यू वाज फिक्स इन द सिस्टम. और उनको द लैंड रेवेन्यू वाज इंक्रीज आफ्टर 20-30 ईयर्स. जो किसान थे भूमि का उनको स्वामी बना दिया गया और इससे जो भूमि लगान था वो भी निश्चित कर दिया गया. ऐसे में जो भूमि लगान की जो राशि थी वो 20 से 30 वर्ष के पश्चात बढ़ा दी जाती थी. जो राइतवारी सिस्टम है ये क्या था, इसमें जो ऑनर था ये फार्मर था, और ये है परमानेंट सेटलमेंट में जो ऑनर था ये ज़मींदार को बनाया गया था. और राइतवारी सिस्टम है, इसके डीमेरिट्स क्या हैं? राइतवारी सिस्टम वाज नाउ द गवर्नमेंट एक्सपर्टेड द फार्मर इंस्टेड ऑफ ज़मींदार. अभी क्या था, जो गवर्नमेंट ने फार्मर्स को एक्सपर्ट किया ज़मींदार के बजाय. मोस्ट ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द फार्मर्स वाज टेकन फ्रॉम द फार्मर एज ए लैंड रेवेन्यू. और किसानों से जो उत्पादन का काफ़ी भाग था लगान के रूप में उनको ले लिया जाता था. मैनी पुअर फार्मर हैड टू मोटिस देयर लैंड टू टेक डेबिट फ्रॉम द मनी लैंडर टू पे द लैंड रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट. इससे क्या हुआ, जो गरीब किसान थे उनको लगान की राशि का भुगतान करने के लिए उन्होंने शाहूकार से लोन लेने के बदले उन्होंने अपनी भूमि की गिरवी उनको रखना पड़ा. और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा महलवाड़ी सिस्टम. टू रिमूव द डीमेरिट्स ऑफ राइतवारी से जो राइतवारी सिस्टम था उसके जो डीमेरिट्स थे उसको रिमूव करने के लिए महलवाड़ी सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया उत्तर प्रदेश, पंजाब और सम अदर टेरिटरीज ऑफ द मध्य प्रदेश में. दिस सिस्टम वॉज मेड विद द होल कम्युनिटी ऑफ द विलेज. अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम लैंड रेवेन्यू वॉज पेड टू गवर्नमेंट बाय द होल विलेज कम्युनिटी. दिस सिस्टम वॉज मेड फॉर ए लॉन्गर टाइम.
ये व्यवस्था थी जो गांव के सामूहिक भ्रातृ के साथ की जाती थी, और इस व्यवस्था के अनुसार सरकार को लगान देने की जो जिम्मेदारी थी वो सारे मातृ की होती थी। यह व्यवस्था लंबे समय के लिए की जाती थी, and the system was believed to be the best because this system had the merits of the both permanent settlement and the right system. The main defect of this system was that under this people had to pay heavy land revenue. इस व्यवस्था के सबसे उत्तम माना गया था क्योंकि इसमें पहले दोनों जो राइट सिस्टम था और हमारा परमानेंट सेटलमेंट थी, इन दोनों को जो गुण थे इसके शामिल भी थे। इसका दोष क्या था कि लोगों को बहुत ज़्यादा भूमि लगान देना पड़ता था। द इफेक्ट ऑफ द लैंड एवेन्यू पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों की जो कृषि की भूमि संबंधी जो नीतियों का प्रभाव है कि वो क्या था। द एट्रोसिटीज कमिटेड टू ऑन द फार्मर्स ड्यू द लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज अडोप्टेड बाय द ब्रिटिशर्स, भारत में जो अंग्रेजों द्वारा प्रचलित किया गया था लगान था, इसके कारण किसानों पर अत्याचार होने लग गया। द जमींदार एक्सप्लॉइटेड द फार्मर्स इन दोज एरिया वेयर परमानेंट और नॉन परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड, जो जमींदार थे वो फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करने लगे वहाँ पर जहाँ परमानेंट और नॉन परमानेंट सेटलमेंट थी। They used to give the fixed land revenue to the government and became the master of the land. वो क्या करते थे, जो उनको फिक्स्ड की गई राशि थी, निश्चित राशि थी, वो उनको गवर्नमेंट को दे देते थे। वो उसको उसकी भूमि के जो गवर्नमेंट के थे वो एंड मास्टर अपने लैंड के मास्टर बन जाते थे। बट दे यूज टू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स अकॉर्डिंग देयर विशेस, पर वो फार्मर से जो भी लगान लेते थे वो अपनी मन मर्जी का लेते थे। द जमींदार वर नॉट चेक्ड बाय द गवर्नमेंट, जमींदार थे वो चेक नहीं करते थे द गवर्नमेंट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द फार्मर एंड द टिलर्स। सरकार थे जमींदारों को किसानों तथा काश्तकारों के अत्याचार करने से नहीं रोकती थी, और the government even itself exploited the farmers in those areas where Raitwari and Malwar settlement was introduced. Even in these areas, half of the total production was taken and the land revenue, and every year this rate of the land revenue was increased, so the farmer became poor. जिन एरिया में रैतभरी और मेलबर्ड सिस्टम की जो व्यवस्था थी वो लागू की गई थी, ज़मींदारों को स्थान पर सरकार तथा स्वयं किसानों का शोषण करती थी। इसमें क्षेत्र में भूमि लगान की ऊपर का 1/3 से लेकर 1/2 मतलब कि हाफ तक किया जाता था, जो आगे हर एक साल मतलब कि लगान की वो दर थी, उनकी रेशो थी वो बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण किसान था बहुत ज़्यादा गरीब हो गया। Beside this, land became the private property, so gradually it started getting divided among the members of the family. According to the land revenue policies, the farmer had to deposit tax in any circumstance where there is flood, drought and other calamity. ऐसे में क्या था, जो लगान था, भूमि का लगान था, उसको किसान को हर हालत में देना पड़ता था, चाहे वहाँ पर हड़ आ गया हो, फ्लड आ गया था, ड्रॉट था, सूखा पड़ गया हो, चाहे कोई भी हो नेचुरल कैलामिटी आ चुकी हो। अंडर दिस सर्कमस्टांसेस, ऐसे सर्कमस्टांस के अंदर द फार्मर हैड टू मोटिस देयर लैंड टू द मनी लैंडर टू पे द टैक्सेस। उन्होंने अपनी मतलब कि जिनको शाहूकार को अपनी गिरवी रख दिया, और दिस मेड वर्स इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फार्मर। ऐसे में जो फार्मर्स थे उनकी जो कंडीशन थी, इकोनॉमिकल कंडीशन थी, वो बहुत ज़्यादा वर्स हो चुकी थी। नेक्स्ट है हमारा कमर्शलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर। बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द इंडियन पीपल वॉज एग्रीकल्चर। ब्रिटिश रूल के स्थापना से पहले जो लोगों का, इंडियंस पीपल का था, वो मेन काम क्या था, उनका मुख्य काम एग्रीकल्चर था। एग्रीकल्चर वाज डन टू फुलफिल द नीड ऑफ द पीपल, ये लोगों के जो नीड्स थे उनको फुलफिल करती थी। बिसाइड द फार्मर टू एवरी विलेज देयर वर अ पोर्टर, वीवर, कॉबलर, ब्लैक स्मिथ, हेयर ड्रेसर, वॉशरमैन।
और इसके अलावा भी फार्म्स के अलावा हर मतलब कि गांव में वहाँ पर पोर्टर, वीवर, कॉबलर, ब्लैक स्मिथ, हेयर ड्रेसर, वॉशरमैन सभी जो थे वो रहते थे। ऑल दीज पीपल टुगेदर यूज टू फुलफिल देयर नीड्स ऑफ द विलेज। ये सभी क्या करते थे, अपनी जो नीड्स को विलेज में ही फुलफिल कर लेते थे। बट आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल, जब ब्रिटिश रूल जहाँ पर इस्टेब्लिश हो गया तो इंडिया में, तो सेल्फ सफिशेंसी ऑफ द विलेज को डिस्टर्ब, जो वैसे भी अपने ही मतलब कि विलेज में ही वो अपनी सेल्फ सफिशेंसी थी उनकी वो ख़त्म हो गई। अकॉर्डिंग टू द लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश फार्मर्स हैड टू पेड फिक्स्ड लैंड रेवेन्यू ऑन द फिक्स टाइम। जो उन्होंने क्या किया, जब ब्रिटिश रूल यहाँ पर इंडिया में आ गया तो उन्होंने एक फ़िक्स टाइम पर उन्होंने लगान का फ़िक्स टाइम रख दिया। Now the farmer used to grow crops to sell in the market rather than to fulfill the needs of the village। ऐसे में क्या हुआ कि ये जो फार्मर्स थे वो जो ग्रो क्रॉप्स को ग्रो करते थे वो अपनी फुलफिल अपने गांव के फुलफिल के लिए नहीं, बल्कि वो विलेज की फुलफिल अपनी सॉरी जो according to this land revenue policy of the British, farmers had to pay the fixed land revenue fixed time। Now the farmer used to grow crops टू सेल इन द मार्केट। वो सीधा वो क्या करते थे, मार्केट में ही सेल करते थे। और ऐसे में वो जो विलेज थे, विलेज की फुलफिल जो नीड्स थी उनको फुलफिल करने की बजाय सीधा सेल करते थे मार्केट में। द मेन पर्पज़ वाज टू गेट मैक्सिमम मनी so that they could pay the government land and on fixed time and to pay the loan to the money lender। वो शाहूकार से उन्होंने जो लोन लिया था उसका जो कर्जा था वो चुकाना था, उन्होंने जो गवर्नमेंट से उनका लगान था फिक्स टाइम पर वो देना था। सो देयर स्टार्टेड अ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ऐसे में क्या हुआ कि हमारे देश में वो पारिकरण जो एग्रीकल्चर का वो स्टार्ट हो गया। नाउ द फार्मर्स स्टार्टेड ग्रोइंग। उन्होंने फार्मर्स ने क्या किया, वीट, कॉटन, ऑयलसीड, शुगर कैन, जूट, ये सब क्या था उन्होंने ग्रो करना स्टार्ट किया। बिकॉज दीज क्रॉप्स वर इन द ग्रेट डिमांड इन द मार्केट। मार्केट में इनकी जो डिमांड थी बहुत ज़्यादा थी। बाय सेलिंग दिस क्रॉप्स फार्मर्स स्टार्टेड गेटिंग बेटर इनकम। ऐसे में क्या हो गया कि उनको जो इनकम थी बहुत अच्छी आने लगी। देयर वॉज अ ग्रेट डिमांड ऑफ रॉ मटीरियल इंग्लैंड। इंग्लैंड में भी इनकी जो रॉ मटीरियल था इसकी भी डिमांड ज़्यादा थी। आफ्टर द इंडस्ट्रियलाइजेशन, so British started the commercialization of agriculture which was started in पंजाब, बंगाल, गुजरात एंड बिहार में इसका जो एग्रीकल्चर था उनका कमर्शलाइजेशन किया गया। द इफेक्ट ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, बेनिफिट्स, इसके क्या बेनिफिट हैं। It was because of the commercialization of the agriculture, many new types of the crop were grown and the productions increased। जो प्रोडक्शन था बहुत ज़्यादा बढ़ गई और ऐसे में क्रॉप से वो भी ज़्यादा उगाने लगे। नई टाइप की जो क्रॉप थी वो भी आ गई। एज द रिजल्ट द मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसका रिजल्ट क्या हुआ, जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थे वो भी डेवलप हो गए और जो मार्केट थी फार्मर्स को ईजिली वहाँ पर भी जाना ठीक हो गया। दे कुड बाय क्लॉथ्स, वो क्या करते थे कपड़े खरीद सकते थे और अदर अपनी नेसेसरी थी, सिटी मार्केट में जाते चीप रेट पर वो अपना वह सामान लेकर आते। द विजन ऑफ द फार्मर बॉर्डर बाय द कॉन्टेक्ट विद द सिटीज़। एज द रिजल्ट ग्रेजुअली नेशनल कॉन्शियसनेस स्टार्टेड अराइजिंग। ऐसे में क्या हुआ, जब उन्होंने अपना विज़न देखा तो फार्मर का क्या था कि उन्हें जब एक सिटी से दूसरी सिटी से जाने से उनका कॉन्टेक्ट बढ़ गया तो धीरे धीरे उनको राष्ट्रीय उनके अंदर चेतना आनी स्टार्ट हो गई। लॉस, इसका लॉस क्या हुआ, इफ़ द फार्मर वॉज बेनिफिटेड बाय द कमर्शलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर ऑन द अदर हैंड देयर वर लॉस आल्सो। अगर उनको बेनिफिट भी हुआ तो इसका लॉस भी हुआ साथ में हमें। क्यों, द फार्मर यूज टू कल्टिवेट थ्रू traditional means, but in the market they had to compete with America, Australia and European crops which were grown through machines। ऐसे में क्या था, जो इंडियन फार्मर्स थे उनके पास जो जो इंडिया फार्मर्स थे उनका जो कंपटीशन था अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन क्रॉप्स के साथ था। क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो मशीन के साथ ही सारी जो
क्रॉप्स थी उगाई जाती थी। दैट्स वाई द फार्मर कुड नॉट बी बेनिफिटेड मोर, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट तो नहीं मिला। बिसाइड दिस द फार्मर हैड टू सेल देयर क्रॉप्स इन मार्केट थ्रू मनी लैंडर। ऐसे में जो क्या करते थे वो मनी लैंडर शाउट करके बीच डाल लेते थे और उनको ये मार्केट में अपनी क्रॉप्स को सेल करते थे। हु यूज टू टेक द मैक्सिमम प्रॉफिट एंड फार्मर्स वर नॉट गिवन फुल वैल्यू ऑफ देयर क्रॉप्स। और जो मैक्सिमम प्रॉफिट था वो मनी लैंडर ले लेता था और जो क्रॉप्स थी उनका फुल वैल्यू उनको नहीं मिलती थी। रिवोल्ट बाय द फार्मर्स। द ब्रिटिश इम्प्लीमेंटेड डिफरेंट लैंड रेवेन्यू पॉलिसी इन द कॉन्क्योर्ड एरियाज। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो लगान की पॉलिसीज थी हर एक एरिया में अलग अलग थी। अकॉर्डिंग टू विच द फार्मर हैड टू पे मोर लैंड रेवेन्यू सो दे वर क्रेडिटर टू द मनी लैंडर्स। अकॉर्डिंग टू विच जोड़े फार्मर्स थे उनको बहुत ज़्यादा उनको लगान देना पड़ता था। सो दे वर जो इसी कारण जो शाहूकार थे उनको ऋणी हो गए थे। अकॉर्डिंग टू द परमानेंट सेटलमेंट ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द न्यू सेल लॉ। द जमींदार हु आर नॉट डिपोजिटिंग लैंड रेवेन्यू इन द गवर्नमेंट ट्रेजरी बाय द 31 मार्च हिज लैंड वॉज सोल्ड बाय द अदर जमींदार। ऐसे में ज़मींदार थे जो लगान अपनी डिपॉजिट नहीं करवाते थे तो गवर्नमेंट जो थी 31 मार्च को वो दूसरे ज़मींदार को उसकी ज़मीन बेच देती थी। बिसाइड दिस द ब्रिटिशर confiscated many lands and again imposed land tax on those lands which were given to the zamindar by the emperor as a grant. इसके अतिरिक्त जो अंग्रेज थे उनकी बहुत सारी ज़मीनों को जब्त कर लिया गया था और उन्होंने उस मुक्त ज़मीनों को जो कि सम्राट की ओर से राज्य में जागीरदार आदि को पुरस्कार में रूप में दी जाती थी उन पर भी उन्होंने टैक्स लगा दिया गया। द लैंड टैक्स वन इंक्रीज दैन बिफोर। पहले से उन्होंने लैंड जो टैक्स था वो भी इंक्रीज़ कर दिया। द गवर्नमेंट वॉज क्वाइट स्ट्रिक्ट वाइल कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू। जो गवर्नमेंट थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई थी। और क्यों? क्योंकि उन्होंने जो लगान था वो कलेक्ट करना था। बिकॉज ऑफ दिस द कंडीशन ऑफ द फार्मर्स गॉट डिटेरियोरेटेड, मतलब कि उनकी जो किसानों की हालत थी उनको एक किस्म की पतन ही आ गया, जिसकी वजह से ये हमारा रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि अंग्रेज फार्मर्स ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध में रिवोल्ट एक्ट किया, मतलब कि उन्होंने विरोध किया उनकी पॉलिसीज़ का। दिस टाइप ऑफ द रिवोल्ट ऑफ इन बंगाल। सबसे पहले ये था बंगाल में, ये विद्रोह कहाँ हुआ? बंगाल में हुआ। इन द रिवोल्ट ऑफ फार्मर्स सन्यासी एंड द फकीर जॉइंट पार्टिसिपेटेड। इसमें सभी ने, सन्यासी थे, फार्मर्स थे और फ़कीर थे, सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इट टुक द ब्रिटिश 30 years to put an end to this revolt। और इसमें जो उन्होंने इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज़ों को लगभग 30 साल लग गए। और 1822 AD में द लीडर ऑफ द रामासाई रिवोल्ट अगेंस्ट द इंक्रीज लैंड रेवेन्यू इन चित्तौड़, Tara and the Surdu, which is 1825 AD, by force and the diplomacy the government suppressed। किसानों का जो नेता रमोसी और चित्तौड़, सतारा और सूरत के स्थान पर अधिक लगान के विरुद्ध उन्होंने धरने के रूप में विद्रोह जो शुरू किया था 1825। इसमें सरकार ने सेना तथा कूटनीति का प्रयोग करके विद्रोहियों को दबा तो लिया उन्होंने। एंड 1829 AD में फार्मर्स को सेंडोवे डिस्ट्रिक्ट रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। और 1829 ईस्वी में सेंडोवे ज़िले के किसानों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध भी विद्रोह कर दिया। इन 1835 में गंजम अंडर द लीडरशिप ऑफ द धनंजय इन द गंजम डिस्ट्रिक्ट रिवोल्टेड विच इज कंटिन्यूड टिल Feb 1837 AD। 1842 AD अंडर द लीडरशिप ऑफ द बुंदेला जमींदार मधुगर फार्मर्स रिवोल्ट अगेंस्ट द सागर। इन
849 AD, in different parts of the Punjab like Patiala, Rawalpindi, farmers revolted. 1835 में गंजम जिले के किसानों ने धनंजय के नेतृत्व में लीडरशिप में एक और विद्रोह किया जो कि 1837 तक जारी रहा। उसके बाद 1842 में बुदेल के जमींदार थे माधुकर ने नेतृत्व के सागर में एक और किसान विद्रोह शुरू हो गया। 1849 में पंजाब के जो डिफरेंट भाग थे जैसे कि पटियाला और रावलपिंडी आदि में ये जो फार्मर्स थे रिवोल्ट ये स्टार्ट हो गए। इंडिगो revolt. The indigo cultivator also revolt against the increased tax on the indigo. नील उत्पादकों ने भी नील उत्पादन का अधिक उन पर लगान करने के लिए उन्होंने भी विद्रोह किया और 1858 AD and 60 AD the revolt spread in the large part of the Bengal and the Bihar और 1850 AD से लेकर 60 तक जो बंगाल और बिहार में बहुत सारे क्षेत्र में उनका विद्रोह जो था फैल गया स्प्रेड हो गया। द ब्रिटिश फोर्स द कल्टिवेटर टू ग्रो इंडिगो by giving them warning but the cultivator confused to do so. उत्पादों ने शक्ति के द्वारा तथा सरकार ने भी नील को बेचने से इनकार करने वाले को धमकी देकर इस विद्रोह को तो बंद करने की उन्होंने कोशिश की but when they were forced cultivators started attacked and the looting factories of the British planters. All the efforts to control the cultivator failed. In the 1866 to 68 AD, the revolt of the Champaran Bihar occurred. The Indigo revolt continued till when, in the early 20th century, Mohandas Karamchand Gandhi extended this support in favor of the indigo cultivator. परंतु जो किसान थे उत्पादकों की शक्ति के द्वारा सरकार ने तो पहले नील को बीजने से पहले इनकार करने वाले को पहले धमकी दे दी और इस विद्रोह को फिर बंद करने की कोशिश भी की, परंतु जो किसान थे वो अपनी जगह पर अटल रहे। जब उन्होंने नील की कृषि करने के लिए बाध्य किया गया तो उन्होंने अंग्रेज उत्पादकों को फैक्ट्री पर दबा बोल दिया गया तथा लूटपाट की। सरकार के द्वारा जो उत्पादकों को रोकने के लिए सभी जो प्रयास थे वो असफल रहे। 1866 से लेकर 68 में जो नील की कृषि के विरुद्ध चंपारण में विद्रोह हुआ तो नील संकट तब तक चलता रहा जब तक 20वीं सेंचुरी में के आरंभ में मोहनदास करमचंद ने इसके नील उत्पादन के पक्ष में समर्थन दिया। ऐसे में सो वी हैव कंप्लीट अवर चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।